हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं उपसा संयोजी यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। ये जो आईपीएससी नामकरण होता है उपसा संयोजी यौगिक का, ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लगभग में 4 से 5 नंबर हमको देकर जाता है। मतलब जो ये चैप्टर है इसमें उपसा संयोजी का आईपीएससी नाम ही पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आओ हम पढ़ते हैं उपसंयोजी यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नामकरण का मतलब क्या होता है? आईपीएससी मतलब जैसे कोई कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने का एक मतलब तरीका होता है, वो आईपीएससी पद्धति होती है, उसी पद्धति से इनका नामकरण किया जाता है। तो उससे पहले हम पढ़े उपसंयोजी यौगिक होता क्या चीज है। तो जैसे कि ये है K4 FeCN का होल 6। तो इस प्रकार के यौगिक को हम उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। लेकिन अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम इसे ये तो कह नहीं सकते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक कहते हैं, तो उनकी परिभाषा थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो उपसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? जैसे कोई भी पदार्थ होता है या कोई भी यौगिक होता है, उसे जल में डालने पर वो आयनित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। जैसे NaOH हुआ, NaOH इसे जल में डाला जाएगा तो Na+ में हो जाएगा और OH- में हो जाएगा। जैसे HCl है, इसे पानी में डाला जाएगा मतलब जल में डाला जाएगा, H+ HCl- में हो जाएगा। मतलब ये सब क्या होते हैं, जल में डालने पर ये पदार्थ आयनित हो जाते हैं, तो इन्हें उपसंयोजी यौगिक कहते नहीं है। उपसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात आयनित नहीं होते हैं। मतलब जब इनको जल में डाला जाएगा तो ये आसानी से टूटते नहीं है, मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इनकी अगर उपसंयोजी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बोर्ड परीक्षा में है तो यही लिख दो कि वे यौगिक जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात आयनित नहीं होती है, मतलब +- में टूटती नहीं है, उपसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। जैसे ये हुआ एक प्रकार का उपसंयोजी यौगिक। तो इसे कोई भी उपसंयोजी यौगिक हो, जैसे ये हुआ तो इसमें 2 पार्ट में, अगर ये वाला हो गया प्लस वाला तो ये वाला हो गया कैसा, माइनस वाला। तो उपसंयोजी यौगिक में कई लोग होते हैं, उनकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि जो जल में अपना अस्तित्व बना रखते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, पहले इसकी इनमें पहचाने क्या क्या चीज़ है तो उस आधार पर परिभाषा लिखो। के कितने हैं? 4 हैं। देखो अगर इसकी संरचना बनाए, Fe में CN ज़्यादा है, जो कम होता है वो कहाँ होता है? बीच में होता है। CN 6 है, 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 और 6 CN। तो इनमें देखा जाए Fe बीच में है। Fe कहाँ है? बीच में। तो बीच में है इसलिए इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय। केंद्र में है तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय। और ये हमेशा धातु ही होगा, हमेशा धातु। मतलब जो बीच में होगा, मतलब ब्रैकेट के, चाहे यहाँ पहचान लो संरचना बना के, और ब्रैकेट के बाद जो होता है वो हमेशा धातु ही होगा और डी ब्लॉक का तत्व ही होगा। तो इसे हम जैसे केंद्र में है इसलिए इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय। और धातु इसलिए धातु कहते हैं, और हर तत्व क्या होता है? परमाणु। तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। चाहे संरचना बना के जान लो, और नहीं तुम आँख ढक के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्रैकेट के बाद तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं उन्हें हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इनके बाद जो लिखे होते हैं तरह से जुड़े होते हैं, तो इन सबको से CN जितने हैं इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। इन्हें कहते हैं लिगेंड। परीक्षा में इनसे इनकी भी परिभाषाएं पूछी जाती है कि लिगेंड किसे कहते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। तो इसकी संरचना से ही पता चल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु वे आयन या परमाणु होते हैं जिनसे लिगैंड जुड़े होते हैं। लिगैंड जुड़े होते हैं मतलब Fe से कौन जुड़ा है? लिगैंड जुड़े हैं। मतलब ये CN को ही हम सब जो जुड़े होते हैं इन्हें हम कहते हैं लिगैंड। तो इसकी परिभाषा ये लिख दो कि वे उपसंयोजी यौगिक में वे परमाणु या आयन जिनसे केंद्रीय धातु, जिनसे लिगैंड जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। इसके बाद परिभाषा पूछी जाती है लिगैंड की। लिगैंड देखो किससे जुड़ा है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो कह सकते हैं वे परमाणु या आयन, वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगैंड कहते हैं। ये दोनों की हो गई परिभाषाएं।
क्योंकि ये परिभाषा भी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। मतलब आईपीएससी नामकरण तभी कर सकते हैं जब इनके तत्वों के बारे में, मतलब इनके भागों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लें, तो उनका आईपीएससी नामकरण करने में भी आसानी होगी। तो ये हुआ केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड। तो अब इसकी परिभाषा ये लिख सकते हो कि वे यौगिक जो लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर बना होता है उसे उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसंयोजी यौगिक को संकर यौगिक भी कहते हैं। तो इनको इसके सालों लेने ये पहचाने कौन लिगेंड है कौन है, फिर इनको हटाया जाए, फिर आराम से आईपीएससी नाम किया जाए। तो जो उपसात संयोजी यौगिक होता है लगभग 5 टाइप के होते हैं। उन 5 टाइप को एक एक करते हुए पढ़ लें, फिर इनसे जितने भी उपसात संयोजी यौगिक होंगे उनका नामकरण बहुत आसान तरीके से तुम कर सकते हो। जैसे पहला टाइप हुआ जो फर्स्ट टाइप, जो पहला टाइप होता है जैसे लिखा है कोई आगे धनायन, जैसे लिख दिया गया था K4 Fe, लिख लो कॉपर ही लिख लो, CO CN का होल 6, इस प्रकार लिखा है। तो अगर इनका हमें आईपीएससी नामकरण करना है तो देखो एक बार इनका फिगर बना लो, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ किनका नाम पहले लिखना है। और नहीं तो एक बार फिगर बनाने के बाद बार बार फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे CU बीच में कम है, हम बता दें जो ब्रेकेट में के बाद में होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ये क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद जो ये होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड जैसे CN कितने हैं, 6 हैं, 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN 5 CN और 6 CN। अगर इनमें अगर हमका नामकरण करना तो इसे प्रवेश करने के आधार पर देखो, तो अगर अंदर जाओगे तो सबसे पहले कौन मिल जाएगा, K मिल जाएगा। K मतलब आगे जो भी तत्व होंगे वो धनायन ही होंगे। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे धनायन का नाम, धनायन का नाम। इसके बाद अंदर अगर प्रवेश करें तो हमें सबसे पहले कौन मिलेगा, CN। फिर हम कॉपर के पास जाएंगे ना, जब तक कि इनसे मुलाकात करेंगे ना तब तक कि हम कॉपर के पास जा नहीं सकते, क्योंकि रास्ता यही जाने का है। तो इसके बाद हमें कौन मिल गया, लिगेंड मिला, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम, लेकिन लिगेंड का नाम हमेशा लिखते हैं लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा क्या होती है, जैसे हिंदी भाषा होती है, जैसे पानी को, जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, उसी प्रकार लैटिन भाषा में जल को एक्वा कहते हैं। मतलब लैटिन एक प्रकार की भाषा है। इसके बाद अंदर जाओगे तो फिर कौन मिलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु ही तो मिलेगा ना। तो फिर लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लेकिन लिखेंगे भाषा लैटिन भाषा में। इसके बाद फिर जब ये हो जाता है तो हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन भाषा कौन सी होनी चाहिए, रोमन अंक में। रोमन अंक में हम क्या लिखने पर, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे अब इनका नामकरण करना है तो लिखो। सबसे पहले हमको मिला कौन, के मतलब धनायन, धनायन का नाम। तो के को क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो हम लिख दिए पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड जो CN है। तो अगर लिगेंड कभी एक हो तो एक CN के मतलब एक लिगेंड के लिए मोनो लगाते हैं। लिगेंड 2 है तो लगाएंगे डाई, लिगेंड 3 है तो लगाएंगे ट्राई, लिगेंड 4 है तो लगाएंगे टेट्रा, 5 है तो लगाएंगे पेंटा और 6 है तो हेक्सा लगा देंगे। मतलब इनको भी अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। अगर एक है मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा लगाते हैं। तो हम लिगेंड का नाम लिखना चाहते हैं। लिगेंड कौन है, CN। CN को अगर ऐसे साधारण भाषा में साइनाइड कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में इसे कहते हैं साइनो। तो कितने साइनो हैं, 6 साइनो है। तो 6 के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सा साइनो।
हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 साइनो है ना, तो इसलिए हेक्सा साइनो लिख दिए हैं। फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में। केंद्रीय धातु परमाणु क्या हुआ, कापर, हो गया कापर। तो अगर किसी तत्व जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, अगर वो तत्व हो उनका अगर लैटिन भाषा में, तो लगभग सभी तत्वों में क्या लगा देते हैं, 8, कुछ तत्व छोड़कर। जैसे कापर हुआ, तो कापर हिंदी मतलब इस भाषा में है, लेकिन लैटिन भाषा में लिखना तो इसमें लगा दो 8, तो नाम क्या हो जाएगा, कापरेट। देखो अभी हम इसको ये कर लो, फिर आराम से लैटिन भाषा में सबके कुछ तत्वों के नाम लिखवा देंगे, फिर उसी आधार पर लिखते चले जाएंगे लैटिन भाषा में। तो उस भाषा में अगर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में लिखो तो कापर को कहते हैं कापरेट। कापरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाए, तो अगर ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ हम निकालना बता रहे हैं, नहीं तो इससे पहले हमारी एक वीडियो पड़ी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको जाकर देख ले। उसमें हम मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है उसके बारे में बहुत है अच्छे से बताए हैं, तो उस वीडियो को देख ले, तो जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, किसी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे हमें निकालने हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कापर। तो क्या कापर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते तो सबसे पहले किसके पता होने चाहिए, के पर हमेशा होता है प्लस, तो 4 के हैं तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस। इसके बाद कापर, तो कापर का होता है एक्स, कापर मान लो हम इसका इसी का निकालना तो मान ली एक्स। जो सीएन होता है, सीएन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, 6 लेंगे तो -6, टोटल कितनी होती है, 0। देखो हम बता रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये होता है किसी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर कोई यौगिक बन गया है तो उसको किसी से मतलब नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई यौगिक है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे ये अपने आप में यौगिक है, अगर इसके टोटल ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी टोटल 0 हो जाएगी। जैसे हमारा एक है H2O, H2O एक प्रकार का जल है, जल एक प्रकार जो कोई यौगिक है, तो इसकी अभी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0, टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि ये अपने आप में स्थायी है। तो अगर यहाँ से हम वो हुआ जितने भी यौगिक होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो इसे हम यहाँ पर इसका निकाल रहे थे, ये +4 है, ये -6 है, असमान चिन्ह घटते हैं, 6 में से 4 घटाए तो बचा कितना, -2, माइनस उधर जाए कैसा हो जाएगा, +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2। लेकिन रोमन अंक में लिखना है, रोमन अंक में 2 इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये हो गया इनका नाम, मतलब ये पहला प्रकार हुआ, इसमें आगे धनायन दिया होगा, आगे धनायन दिया होगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ भी जरूरी है। फिर हम कुछ तत्वों का लैटिन भाषा में नाम लिखा, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बताएं। इसका दूसरा टाइप बताने से पहले हम जो कुछ तत्व हैं और कुछ लिगेंड है, मतलब कुछ केंद्रीय धातु परमाणु है, कुछ लिगेंड है, तो उनका लैटिन भाषा में नाम लिखवा दे, चूंकि इससे नामकरण करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत से तत्व हैं जिनके लैटिन भाषा में नाम आप सभी लोगों को पता नहीं। तो लगभग में बता रहे सारे। जैसे एक तरफ अणु लिखो या परमाणु लिखो, अणु कह दो चाहे परमाणु कह दो चाहे आयन कह दो, उनका इधर सूत्र लिखना है, इधर उनके साधारण नाम लिखने हैं और इधर उनके लैटिन भाषा में नाम। लैटिन भाषा में लैटिन भाषा, इधर उनका लिखा जाएगा साधारण नाम। जैसे कि H2O हुआ, फिर जैसे कि NH3 हुआ, Cu हुआ, Zn हुआ, Fe हुआ, Fe हुआ, फिर लिखते चले होगा जैसे Cn हुआ, Nc हुआ, कॉपर Zn ये हो गया, Fe हो गया, Mn होगा, Mn मान लो समझे ले,
Cr ले लो, Fe भी हो गया, Cn भी हो गया, Zn भी हो गया, कॉपर भी हो गया, CO ले लो। तो इनका लिखवा जैसे ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। चूंकि तत्व तो बहुत है, हम लिखवाएंगे लगभग में, लेकिन सभी तत्वों का लिखवाएंगे तो आगे टाइप नहीं हो पाएंगे, तो लगभग में हम लिखे दे रहे हैं। जैसे कि फिर बनाने सिखा रहे कैसे बना देते हैं। जैसे H2O हुआ, तो H2O का साधारण नाम क्या है? जल। जल कह दो चाहे पानी, लेकिन लैटिन भाषा में इसे हम कहते हैं एक्वा। लैटिन भाषा में एक्वा कहते हैं। जैसे NH3 है, तो NH3 का साधारण नाम है अमोनिया, लेकिन लैटिन भाषा में इसे कहते हैं एमीन। जैसे Cu है, तो Cu को हम कहते हैं कापर, Cu को कह देते हैं कापर। देखो जो परमाणु होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनमें लगभग में 8 लगा दो काम हो जाता है, लेकिन कुछ तत्वों का याद करना पड़ेगा। जैसे Fe का होता है आयरन, लेकिन इसका होता है फेरेट। इन सब का हो जाएगा। जैसे Cu से होता है कापर, और कापर में 8 लगा दो तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? कापरेट। कापर में 8 तो क्या हो जाएगा? कापरेट। जैसे Zn हुआ, तो Zn से लिखते हैं, साधारण नाम होता है जिंक, लेकिन लैटिन भाषा में जिंकेट। जैसे Fe हुआ, तो Fe को क्या कहते हैं? आयरन, लेकिन लैटिन भाषा में इसे हम कहते हैं फेरेट। जैसे Cn है, तो इसे कहते हैं साइनाइड, साधारण नाम, लेकिन लैटिन भाषा में इसे साइनो कहते हैं। Nc है, तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। और इसे कहते हैं आइसोसाइनो। आइसोसाइनो। जैसे Cr है, तो इसे हम कहते हैं क्रोमियम, लेकिन लैटिन भाषा में इसे कहते हैं क्रोमिनेट। जैसे Cu हुआ, तो Cu से कहते हैं कोबाल्ट, लेकिन लैटिन भाषा में इसे कहते हैं कोबाल्टेट। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो रोक कर इनके बारे में लिख लो, क्योंकि लगभग में ये होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम नामकरण करवा रहे हैं हर टाइप के, उसमें लिखते चले जाएंगे, वो भी नोट करते चले जाएंगे, इतने इनके लिख लो लैटिन भाषा में नाम। तो पहला टाइप हो गया केंद्रीय धातु परमाणु के 5 टाइप है, 5 टाइप कर लो, फिर एक भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं उपसा संयोजी यौगिक से। उपसा संयोजी यौगिक के IPSC नामकरण परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। तो इसे इसका दूसरा टाइप, दूसरा प्रकार होता है। देखो आगे धनायन दे सकता है, तो पीछे ऋणायन भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ लिख दे Cu, यहाँ लिख दे NH3, और यहाँ लिख दे Cl3, Cl2 या तो लिख दे। तो अगर इनमें देखा जाए तो आगे कोई धनायन तो दिया नहीं है, तो चाहे शुद्ध से इसकी श्रृंखला ही बना लो, 4 है, ठीक। तो अगर श्रृंखला बना, हम बताते थे हमेशा बीच ही में होता है, तो ये हो जाएगा बीच में। NH3 4 है, एक इधर एक इधर, एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे। अगर यहाँ पर अंदर प्रवेश करोगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? लिगेंड, क्योंकि कापर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता तो यही जाने का है ना। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख, चाहे हिंदी लिख लो, क्योंकि देखो इनको एक बार हिंदी लिख लो, फिर जब पढ़ते टाइम कोई भी IPSC नाम करे फिर से आराम से पढ़ लेना, तो समझ में आ जाएगा किसका पहले नाम लिखना। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। इसके बाद हमको मिल जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, तो हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परमाणु का नाम। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये ध्यान देने योग्य बात है, साधारण नाम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आगे धनायन दिया है तब तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में लिखेंगे,
लेकिन यदि ऋणायन दिया है तो उसका नाम साधारण ही लिखेंगे, और लिगेंडो का नाम तो हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखते हैं। इसके बाद जो पीछे तत्व दिया रहेगा, पीछे हमेशा ऋणायन दिया रहेगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद देखो हम लिखते हैं हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या, की आक्सीकरण संख्या लिखते हैं। फिर हमको क्या मिलेगा, ऋणायन का नाम। ये जो नोट करवा रहे हैं इसका अच्छे से समझ जाओगे तो जब लिखना शुरू कर दो एक बार फिर पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो इनमें लिगेंड कौन है, 4 हैं। NH3 को साधारण नाम अमोनिया होता है, लेकिन लैटिन भाषा में हम बता चुके हैं इसे एमीन कहते हैं। लेकिन एमीन यहाँ देखा तो कितने हैं, 4 हैं। तो हम जानते हैं 4 के लिए भैया लगाते हैं टेट्रा, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम केवल साधारण लिखना है, तो Cu से क्या होता है, कॉपर, Cu से कॉपर। इसके बाद लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो Cu की निकालनी है, तो इसकी मान गए कितनी, x मान लिए। इसके बाद हम देखेंगे, देखो इसके निकालने तो इसके x मान लेंगे, बाकी सबके लिखेंगे। NH3 एक प्रकार का अमोनिया, और अमोनिया एक प्रकार की यौगिक है, और यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बता चुके हैं। और तो इसको पढ़ना तो वीडियो पढ़े उसमें जाओ देख लो। इसके बाद Cl पर देखते तो Cl पर हमेशा -1 होता है, 2 Cl है तो कितना हो जाएगा, -2 देखते नहीं, Cl हमेशा माइनस होता है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण -1 होती है। 2 Cl है तो -2 हो जाएगी, टोटल बराबर कितना मान लेंगे, 0 माइनस का है उधर प्लस हो जाए 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम बता सकते हैं कितनी हुई, 2 हो गए। रोमन अंक भी इस प्रकार लिख देते हैं। इसके बाद Cl है, Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड, Cl को कहते हैं क्लोराइड। लेकिन लैटिन भाषा में इसे क्लोराइडो कहते हैं, लैटिन भाषा में क्लोराइडो, लेकिन पीछे दिया तो केवल साधारण नाम में ही लिखना है, क्लोराइड। तो ये उपसंयोजक का दूसरा टाइप हो गया, मतलब पीछे ऋणायन दे सकता है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली हिंदी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा टाइप बताएं, 5 ही प्रकार है इनके, तो अच्छे से आता होगा, बहुत अच्छा समझ आएगा। फिर अभी देखो हम जाते टाइम फिर इनको दोहराते चले जाएंगे। ये दूसरा टाइप हो गया। फिर तीसरा टाइप देखो, जैसे लिखा है तीसरा टाइप, तीसरा टाइप में ऐसे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी ले लो, मान लो सियाल ले ली, यहाँ पर H2O कर दी का होल 6 कर दी, फिर यहाँ Cl2 कर दी माइनस का 4 कर दिए, माइनस का 4 कर दिए, यह हम कर दिए प्लस का 1 कर दिए, प्लस का 1 कर दिए, ठीक। तो देखो आगे प्लस वाला लिखा होता था, या तो पीछे माइनस वाला कोई आयन लिखा होता था, मतलब जैसे कोई परमाणु लिखा होता है। लेकिन ना तो यहाँ प्लस है और ना है यहाँ, देखो ना तो यहाँ प्लस वाला परमाणु लिखा है, ना तो यहाँ माइनस वाला परमाणु लिखा है, यहाँ तो ऊपर आयन दे रखा है। तो ये इसका कौन सा प्रकार हो गया, तीसरा प्रकार हो गया। तो अगर इसमें देखो अंदर प्रवेश करेंगे तो हमको लिगेंड ही तो मिलेंगे ना, Cr लिगेंड है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये बीच में होगा, H2O का होल 6, ये 6 लिगेंड है, और Cl कितने हैं, 2 लिगेंड है। तो ये दोनों लिगेंड मिलेंगे, मतलब सबसे पहले किसका नाम लिख जाएंगे, लिगेंड का नाम। अब वही संरचना बनाने के बार बार कोई मतलब नहीं, जो कि ये बीच में चलेगा इधर लग जाएंगे, तो हम लिगेंड का नाम लिख देंगे, लिगेंड का नाम। इसके बाद हमें मिलेगा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। फिर इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। फिर हम लिखेंगे आयन का नाम, आयन का नाम, मतलब धनायन है कि ऋणायन है।
तो जैसे इनका नाम लिखना, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, लिगेंड का नाम। दिक्कत ये फंसी कि यहाँ ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो हम किस लिगेंड का पहले नाम लिखेंगे, तो इनका पहले उच्चारण लिखेंगे। जैसे एक्वा को पहला अक्षर क्या आता है, ए, क्लोराइडो का पहला अक्षर क्या आता है, सी आता है। तो जिसमें जिस लिगेंड का पहला अक्षर अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखते हैं। तो ए पहले आएगा मतलब एक्वा का नाम पहले लिखेंगे। तो एक्वा है 6, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्सा। मतलब जल, देखो ये होता है साधारण भाषा में जल होता है, लेकिन लिगेंडो का नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो 6 एक्वा है मतलब हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इस लिगेंड का नाम, ये क्या है, सीएल। सीएल को हिंदी भाषा मतलब साधारण नाम क्लोराइड होता है, लेकिन लैटिन भाषा में इसे हम कहते हैं क्लोराइडो। अब यहाँ से उतारते चले जाना एक कॉपी पर आराम से, क्योंकि हम सारे टाइप ऑफ लिखवाने लगेंगे देर लगेगी, और इनको यही बता देंगे सीएल है, तो सीएल का लैटिन भाषा में नाम होता है क्लोराइडो। इसके बाद देखो एक निशानी होती है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम केवल लिखेंगे साधारण नाम। लैटिन भाषा में कब रखते हैं, जब कोई आगे परमाणु धनायन वाला दिया हो, या धनायन वाला धन वाला मतलब प्लस वाला परमाणु हो, या तो ऊपर ऋण वाला ऋणायन हो, ठीक, तब तो लैटिन भाषा में लिखते हैं, नहीं तो सब साधारण नाम, यहाँ ऋणायन तो है नहीं। तो केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम सीआर से होता है क्रोमियम, सीआर से क्रोमियम। अब इनकी लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है सीआर की, तो सीआर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, उसे मानो x। इसके बाद देखो H2O, H2O जल है, जल एक प्रकार का यौगिक है, और यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 6 शून्यम 0 होगी। Cl जानते हैं -2 होता है, Cl -1 होता है, 2 Cl है तो -2 हो जाएगा। टोटल 0 होता है, लेकिन यहाँ टोटल प्लस का कितना है, 1 है, मतलब बराबर प्लस का 1 उधर बराबर 0 नहीं मान, जैसे क्यों नहीं मान, जैसे n पर प्लस है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, प्लस का 1 है। मतलब इस पूरे यौगिक के ऑक्सीजन संख्या टोटल कितनी है, प्लस का 1, इसलिए प्लस का 1 मान ली। ये माइनस उधर गया, कैसा हो जाएगा, +2 +1, टोटल कितना हो जाएगा, 3। मतलब ऑक्सीकरण संख्या आ गई हमारी 3, ऑक्सीकरण संख्या आ गई, तो आराम से 3 लिख दो। और पीछे क्या है, धनायन, तो धनायन लिखना हो लिखो, चाहे ना लिखो, तो हो गया धनायन। ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार हो गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका चौथा प्रकार बताएं। देखो इनमें सबसे ज्यादा फोकस होता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, क्योंकि 2 में लैटिन भाषा में लिखा था, 2 में लैटिन भाषा में नहीं लिखा था। देखो लैटिन भाषा में कब लिखा जाता है, जब आगे कोई प्लस वाला परमाणु लिखा हो, मतलब जिन पर प्लस, मतलब आगे जो भी परमाणु होगा वो प्लस ही वाला होगा ना, या तो ऊपर ऋण चिन्ह के साथ में कुछ ऋणायन लिखा हो, ऊपर क्या हो, ऋणायन हो, तब तो लैटिन भाषा में लिखेंगे, अन्यथा साधारण नाम ही लिखेंगे। जैसे इसका चौथा प्रकार हो गया। 5 ही प्रकार इनके होंगे, बस ज़्यादा होते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, कुछ भी थोड़ा अलग ले लें, जैसे जडन है, सीजन का हो गया है होल 6। H2 होगा होल 12 बराबर -4 है, -4 है। तो अगर हम उसी प्रकार फिर अंदर जाएंगे, सोचो, तो जडन तो बीच में चला जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद है, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। अब यही सब तो लिगेंड हुए, यहाँ पर 6 लिगेंड Cn है, और H2O के कितने, 2 लिगेंड है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, चूंकि ये हमेशा बीच में चला जाएगा। इसके बाद हमें कौन मिलेगा, जडन मिलेगा, क्योंकि वो केंद्रीय धातु परमाणु है। संरचना बना ले जैसे पहले बना चुके हैं, उसी प्रकार केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, परमाणु का नाम, लेकिन भाषा कौन से लिखेंगे, लैटिन भाषा में। देखो अगर आगे प्लस वाला परमाणु हो, या तो ऊपर माइनस आयन हो, माइनस आयन है, तब तो लैटिन भाषा में लिखेंगे, अन्यथा केवल साधारण नाम ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में ही सब लिखते हैं, तो आराम से लिखते हैं। फिर हम अगर लिखना है तो आयन का नाम लिख दो,
आयन का नाम। जैसे ये हुआ, सबसे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड दो दो है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। तो अब देखो साइनो लिखेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। H2O लिखोगे तो क्या आएगा, ए। अल्फ़ाबेट में ए का नाम पहले आता है तो सबसे पहले ए वाला एक्वा लिखेंगे ना। एक्वा पहला अक्षर ए आएगा, साइनो पहला अक्षर सी आएगा, तो दिक्कत हो रही है। तो हम मतलब अब किसका नाम लिखे तो अल्फ़ाबेट में ए पहले आता तो नाम पहले किसका लिखेंगे, ए वाले का लिखेंगे, एक्वा का लिखेंगे। तो एक्वा कितने हैं, डाई है, तो हम लिख देंगे डाई एक्वा। डाई एक्वा यहाँ से लिखना शुरू करो। डाई एक्वा मतलब 2 जल के अणु हैं। कितने साइनो है, 6 साइनो है, तो हम लिख सकते हैं हेक्सा साइनो, चूँकि लिगेंड का नाम पहले लिखना है, हेक्सा साइनो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में लिखना है। हम बताएं जो भी तत्व हो उसमें 8 लगा दो। जिंक में 8 लगाओगे तो नाम क्या हो जाएगा, जिंक 8। जिंक 8। अब इस वीडियो के लास्ट में हम जितने भी लैटिन भाषा में नाम होते हैं उनका आराम से लिख देंगे, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। जिंकेट, डाई एक्वा हेक्सा साइनो जिंकेट। अगर आप यहाँ निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, हमें निकालनी है जर्निंग की ऑक्सीकरण संख्या, उसकी मानेंगे कितनी, एक्स। सीएन की कितनी होती है, 1 सीएन के माइनस क्या होते हैं, 6 सीएन, तो माइनस का 6 हो जाएगी। H2 एक प्रकार का यौगिक, इसका कितने हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगी, बराबर टोटल कितना है, माइनस का 4। माइनस का 4, ये माइनस में उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का 6। और ये प्लस है, 6 में से 4 घटा देंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आ गई 2, तो लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 आ गई। अगर पीछे आयन का नाम लिखा तो आयन लिख सकते हो, आयन है ऋणायन। आयन है ऋणायन, तो इस प्रकार ये हो गया इसका नामकरण। तो ये हमारा चौथा प्रकार हुआ। एक प्रकार इसका और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोककर इसको लिख लो। फिर इसके बाद हम जितने एक प्रकार और है फिर वो प्रकार पढ़ ले। फिर लिगेंड के उपसंयोजी यौगिक कोई भी हो तुम उनका नाम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। बस जितना हम बताए हैं उस आधार पर सब नियम लिख लो, जितने हम सिस्टम से बताए हैं कि किसमें प्रवेश करने के आधार पर कोई फिगर है, अगर ना भी पता हो किसका नाम पहले लिखना है तो उसका फिगर बना लो, उसकी संरचना बना लो। सोचो जिसका नाम पहले आएगा मतलब प्रवेश कर रहे हैं कमरे में, जिसका जो पहले मिलेगा उसी का नाम पहले लिखेंगे। अब इसका चौथा जो प्रकार हुआ, 5वां प्रकार हो गया, वो हो सकता है कि ना तो ऊपर कुछ लिखा हो, ना तो नीचे कुछ लिखा हो, ना तो आगे कुछ परमाणु हो, ना तो पीछे कुछ परमाणु हो। जैसे लिखा है Fe Cn का होल 6, Cn का होल 6, ना तो आगे लिखा है कुछ, ना तो पीछे कुछ लिखा है। देखो यहाँ पर Fe वाले बहुत करवा चुके हैं, ना Ni वाले करवा दें। NiCn का होल 6। अगर अंदर जाओगे तो ये केंद्रीय धातु परमाणु केंद्र में होगा, Cn लिगेंड होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिख देंगे, लिगेंड का नाम। फिर इसके बाद हमको मिल जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। देखो यहाँ पर 6 ना करके यहाँ पर तुम कर लो, जैसे 3 ही कर लो, 3 कर लो या 2 कर लो, कुछ भी कर लो। फिर हम लिख देंगे केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर साधारण नाम परमाणु लैटिन भाषा में नहीं लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, ट्राई साइनो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो गया हमारा, निकेल हो गया। इसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या Ni के निकालने, उसकी एक्स मानेंगे। Cn की कितनी थी, माइनस का 1, 3 Cn माइनस का 3, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 3। तो ये हमारा चौथा प्रकार हो गया। इससे बाहर कोई प्रकार पूछे नहीं जाते हैं, ये 5 ही प्रकार हमारे पूछे जाते हैं। तो अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम कुछ जितने तत्व हैं, जितने बच्चे हैं उनका भी लैटिन भाषा में नाम लिखवा दें, क्योंकि जब लैटिन केंद्रीय धातु परमाणु आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो फिर जैसे कि हम लिख रहे हैं कुछ तत्व जिनका लैटिन भाषा में नाम लिखवा दें, जैसे है Cl, जैसे है Br, जैसे क्या हो गया हमारा कॉपर,
फिर हो गया हमारा क्रोमियम, फिर हमारा जैसे हो गया Na हो गया, फिर जैसे हमारा हो गया, फिर हो ही चुका है, Zn का करवा ही चुके हैं, Cu करवा ही चुके हैं, Na करवा ही चुके हैं, Co भी करवा चुके हैं, CO5। इसके बाद सातवां जैसे कि हमारा मरकरी मतलब जी। तो इसे लैटिन भाषा में Cl को हम कहते हैं क्लोराइडो, Br को ब्रोमाइडो, कापर को कहते हैं कापरेट। ये सब लैटिन भाषा में नाम करवा रहे हैं। Cl इसको कहते हैं क्रोमिनेट, Na को कहते हैं निकेलेट, निकेल होता है, निकल में एट लगा दे, निकेलेट हो गया। इसे Cu से होता है कोबाल्टेट, Hg को मरकरी कहते हैं, लेकिन इस भाषा में मर्क्यूरेट कहते हैं, मर्क्यूरेट। तो ये हमारे हुए लैटिन भाषा में नाम कुछ हो गए। आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम इनका मतलब आगे वाले पार्ट बताएंगे, मतलब इनके अनुचुंबकीय इनसे कुछ और रिलेटेड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।